गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। क्या जानेंगे? अवतल दर्पण के उपयोग। चूँकि पिछला वीडियो में मैंने दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण के विभिन्न प्रकार, इस सब के विषय में मैंने आपको बता चुका हूँ। और आज मैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग में प्रत्येक नंबर पर आप बड़े ही गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ सबसे पहला नंबर 1 नंबर है कि सोलर कुकर या सौर भट्ठी। सोलर कुकर या सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को अभिसरित करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अभिसरित का अर्थ क्या होता है? किसी एक बिंदु पर लाकर उसको कन्वर्ज कर देना। दूसरा उपयोग है, देखिएगा, कि कान, नाक या गले के आंतरिक भागों की जांच हेतु डॉक्टर उपयोग में लाते हैं। देखिएगा, कान, नाक या गला, इस सब की जब जांच होती है तो चूंकि दूर से टॉर्च मारकर नहीं देखा जा सकता है ना कि आपके कान में क्या प्रॉब्लम है, नाक में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए उस लेंस की सहायता, दर्पण की सहायता से देखी जाती है। कौन दर्पण? अवतल। तो अवतल का गुण क्या है? किसी छोटे से छोटे वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है, इसलिए आंतरिक जो छोटे छोटे घाव भी होंगे वो बड़ा दिखाई दे देंगे, डॉक्टर उसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसलिए इसका उपयोग डॉक्टरी इलाज में भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु इसे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। ऐसे लिख सकते हैं कि सैलूनों में हजामती के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और बड़ा दिखाई देने के कारण छोटे छोटे दाढ़ी भी यदि छूट जाती है तो उस दर्पण में आसानी से नए लोग देख लेते हैं और उसे साफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न है द नेक्स्ट पॉइंट, दंत चिकित्सक दांत को स्पष्ट देखने में, मैंने बताया नाक, कान, गला इत्यादि में होता है, तो वैसे ही दंत चिकित्सक दांत के इलाज करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि छोटे से छोटे बीमारी भी आराम से स्पष्ट रूप से डॉक्टर देख सके। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट आप देखिएगा कि हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप आदि के परावर्तक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि रूम में बेहतर प्रकाश हो सके टेबल लाइट के माध्यम से। ठीक है, हेडलाइट जो कि प्रकाश को दूर तक भेज सके। अगला है पॉइंट है कि प्रदर्शक कक्ष, शोरूम जो होते हैं उसमें भी विभिन्न आकार के प्रतिबिंब बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप देखिएगा, किसी शोरूम में प्रवेश कीजिएगा, प्रवेश करते ही आपकी जो छाया है, परछाई है, कई जगह दिखाई दे देते हैं। कारण क्या होता है कि कई जगहों पर अवतल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया किसका उपयोग? अवतल का। अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण सबसे पहले वाहन के परिचालन को सुविधा के लिए चालक साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करता है। किसका उपयोग? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसका दृष्टि शब्द देखिए, क्यों? इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इससे पीछे के बड़े क्षेत्र की वस्तुओं के प्रतिबिंब को आसानी से देखा जा सकता है। यही कारण है कि उस वस्तु को दर्पण के पश्चात अर्थात पीछे वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिए, प्रश्न आएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो भी इतना मैं थोड़ा ज़्यादा करके लिख दिया हूँ ताकि वो प्रश्न भी आपसे पकड़ा जाए। बस याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु का विस्तृत दूर तक का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और स्पष्ट रूप से सीधा प्रतिबिंब बनाता है ताकि पीछे से आ रहे वाहनों को हम आसानी से देखकर और सतर्क हो जाते हैं।
पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है प्रदर्शन कक्ष जो होता है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब एक और बहुत भी प्रश्न है, तीनों दर्पण लिख दिए हैं, समतल, अवतल और उत्तल। समतल, अवतल और उत्तल, तीनों दर्पण में आपको अंतर बता देना है। और चूंकि अंतर तो 2 भाग में करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ अंतर अब 3 है। 3 को हम 2 भाग तो बांट नहीं सकते हैं, इसलिए देखिए पॉइंट टू द पॉइंट मैंने आपको बताया है। अब देखिए समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल। याद रखिएगा, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ होता है तथा उत्तल दर्पण का उभरा हुआ होता है ना। देखिए मैंने एक दर्पण बना दिया, इसके पीछे क्या कर दिया? कलई कर दिया। ये कौन दर्पण होगा? तो समतल होगा। यहां मैंने एक बना दिया, इसके बाहरी भाग पर कलई कर दिया, ये क्या हुआ? अवतल हुआ, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो धंसा हुआ है, ये परावर्तक सतह है। धंसा है कि नहीं? अब एक और दर्पण लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। कलई करके अब ये है उत्तल दर्पण हुआ। कैसे? तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है उभरा होता है, ये हुआ इसका परावर्तक सतह। ये उभरा है कि नहीं उभरा है? एकदम क्लियर हो गया। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा? समतल बराबर। अवतल दर्पण का धंसा हुआ, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ। हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अंतर 2 दूसरा है कि समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है। और अवतल दर्पण जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? आगे, अवतल में आगे। याद रखिएगा, अ से अवतल और अ से आगे, समतल और उत्तल। जब आगे अवतल आ गया तो समतल और उत्तल कहाँ जाएंगे? पीछे ही न जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, समतल तथा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और अवतल में कैसा बनता है? ये दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का ये प्रतिबिंब बना लेता है। याद रहेगा, समतल उत्तल कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा। और अवतल ये सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। चलिए चौथा पॉइंट और बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल दोनों एक साथ चल रहा है यारो, ध्यान दीजिएगा। समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। जबकि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। कंफर्म हो गया? बस समतल उत्तल साथ रह रहा है, अवतल को छाट दे रहा है, यही ना हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, पांचवा उत्तर है, पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। जबकि अवतल और उत्तल, देखिए अपनी छाटा नहीं, अब ये दोनों बड़ा मिल गया और समतल को साइड में कर दिया। अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये मापने लायक होती है। जब मापा गया तो अनंत पर है क्या? नहीं है। क्लियर। छठा पॉइंट है, अवतल दर्पण किरणों को अभिसरित करती है। क्या करती है? अभिसरित, किसी एक निश्चित बिंदु पर लाकर ये मिलाने का काम करती है। कौन? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किरणों को अपसरित करती है, किसी एक बिंदु से अनेक दिशाओं में ये फैलाने का कार्य करती है ना। क्लियर। ये प्रश्न आपका भी ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अंतर में। एक अंतर बहुत सुंदर बनाया है मैंने, एक और
आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पूछेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताओ। बहुत भी प्रश्न है ये, अधिकांश बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अंतर नंबर 1, आभासी प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में किरणें मिलती है। आभासी प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में किरणें मिलती या कटती नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में किरणें मिलती नहीं है या कटती भी नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में किरणें मिलती या कटती है। मिलती या कटती है। ठीक है। दूसरा उत्तर हमारा देखिए, दूसरा अंतर है कि आभासी प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा सीधा होती है। बिंब कौन सी है? तो वस्तु है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना बना रहे हैं। आप हाथ में क्या कलम लिए हैं, कलम का प्रतिबिंब साइड में बन रहा है, तो ये कलम क्या हुआ? ये बिंब हुआ, और जो इसका छाया बना है वो प्रतिबिंब हुआ। तो वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अवास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा ये उल्टा होता है। काल्पनिक सीधा और वास्तविक उल्टा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। बहुत भी यही है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है या ना दिखाया जा सकता है पर्दा पर। अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है या दिखाया भी जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा भी जाता है और दिखाया भी जाता है। क्लियर। चौथा प्रश्न है, पॉइंट है कि समतल या उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल या उत्तल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और अवतल दर्पण में आभासी वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, चूंकि यहाँ बिंब लिखा गया है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़िएगा। इसको प्रतिबिंब पढ़िएगा। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। कन्फर्म। पांचवा पॉइंट देखिएगा। पांचवा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। आभासी का एक और नाम क्या है? काल्पनिक। आभासी का एक और नाम है काल्पनिक, याद रखिएगा। और वास्तविक तो जानबे करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज है ये। तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ठीक है। ये 5 अंतर ये कंप्लीट हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत VVI प्रश्न है जो कि निश्चित रूप से आप जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो छूटा पॉइंट है उसके लिए हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। यदि आप नए नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर और प्लेलिस्ट खोलकर 2024 वाला फिजिक्स का जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसे खोलिए और सारा वीडियो आपके पास तक पहुँचेगा और मिलेगा। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।